जो खुद कभी मंदिर नहीं जाते, जो खुद कभी भगवान की पूजा नहीं करते, वो खाली अपनी छवि चमकाने के लिए या अपने आप को हीरो बनाने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। हिंदू राष्ट्र है कि सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे। अमन पटवारी या रवि चौधरी? तो आप लड़ाना चाहते हो? आपकी मुलाकात कभी रवि चौधरी जी से हुई है? पुलिस को तो ऊपर से निर्देश दे दिए जाते हैं कि ये मुद्दे को दबाया जाए। छात्र नेताओं का सोशल मीडिया पर इतना मजाक क्यों उड़ता है? ना खेत पर नहीं जाता, लेकिन 1.5 या 2 बीघा होगी। आपको कॉलेज का दरवाजा तोड़ते हुए देखा गया, तो क्या कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सही है? कॉलेजों में 1-1 लाख रुपए से ऊपर फीस, लेकिन जब उनको सैलरी, वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उनको 10-15 हजार की भी नौकरी मुश्किल से भी नहीं मिलती। नर्क जीते जी, नर्क जिसे कहते हैं वो जगह वो हो सकती है। आप आंदोलन करते हैं, पुलिस फिर आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाती है, फिर छोड़ देती है और जनता वहीं खड़ी रह जाती है। आप हीरो बन जाते हैं, पुलिस उनका काम करती है। तो क्या ये कुछ मिली भगत होती है? ना बात घुमाने की आदत, ना सवालों से बचने की कोशिश। इसी के साथ स्वागत करते हैं छात्र हित की बात रखने वाले आज हमारे मेहमान अमन पटवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर करते हैं। क्या आप जीतू पटवारी जी के पुत्र हैं? जी नहीं, लेकिन कई लोगों को ऐसी गलत फहमी है। हमारा सरनेम सेम है, हम एक कास्ट के और एक गांव में रहते हैं, और मेरे पिताजी का नाम भी इत्तेफाक से जितेंद्र ही है, जितेंद्र पटवारी। उस वजह से कई लोगों को गलत फहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो रही है। और आज आपके इंटरव्यू और आपके प्रश्न के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो इस अफवाह से आपको लाभ भी मिलता होगा? लाभ मिलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको कॉलेज का दरवाजा तोड़ते हुए देखा गया, तो क्या कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सही है? कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वो सार्वजनिक हो या प्राइवेट हो, गलत है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो मैंने गलत किया। लेकिन कॉलेज का जो प्रांगण है, वहां गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। वहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है। वहां झंडा वंदन होने वाला था 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के पहले वहां बिल्कुल भी सफाई नहीं, गंदगी। वहां बच्चे जाते हैं तो वहां कभी सांप मिलते हैं, कभी बिच्छू मिलते हैं, ऐसी कोई जानलेवा जानवर वहां मिलते हैं। वहां गलत गलत गंदगी थी, इतनी गंदगी थी। जहां झंडा वंदन होने वाला है वहां गंदगी है, तो उसके लिए मैं आवाज उठाने घास लेकर गया था वहां। तो उसको मैं प्रदर्शन के रूप से एक मैसेज के माध्यम से वहां लेकर गया था कि ये घास है, ये जिस तरह है आपकी केबिन में ऐसे ही वहीं पड़ी हुई है जहां झंडा वंदन होने वाला है, तो इसको हटाया जाए, ऐसी मांग को लेकर मैं वहां गया था। लेकिन वहां की परिस्थिति और वहां का सब ऐसा हुआ कि वो वाक्य अलग मोड़ पर चला गया। लेकिन उसके बाद वहां की सफाई भी हो गई और सारा जो घास फूस गंदगी थी सब साफ हो गई, और वहां का निराकरण उसके बाद हुआ। उससे पहले मैं 4-5 बार ज्ञापन लिखित के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से पीले चावल लेकर गया कि इसका समाधान करो। नहीं हुआ तो ये रास्ता अपनाना पड़ा। पर जैसे आपने उसका वीडियो भी बनाया और बाकायदा आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे भी डाला, उस पे मिलियंस व्यू भी आए, तो वो भी सही है क्या? आप जिसे आपने पहले ही बताया कि मैं वॉयलेंस और ये नहीं करना चाहिए, नहीं बताऊंगा शो में। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब मेरे पिछले जितने प्रदर्शन है उनसे लेकर अभी तक का एक भी ऐसा वाक्य नहीं जिसमें मैंने टीचर से बदतमीजी की हो, या तोड़ फोड़ करी हो, या ऊंची आवाज में किसी शिक्षक से बात करी हो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चले जाए तो फिर ये तरीके अपनाने पड़ते हैं, मजबूरन अपनाने पड़ते हैं, जो कि नहीं अपनाने चाहिए, गलत है। जब आप पर एफआईआर होती है और आपको जेल जाना पड़ता है, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि ये सब बंद कर देना चाहिए? मैं किसी
गलत काम के लिए या किसी की हत्या कर कर या किसी गलत उद्देश्य से काम कर कर तो जेल कभी नहीं गया। मैं छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए या आंदोलन प्रदर्शन करते हुए ही जेल जाना पड़ा। मैंने कभी किसी गलत काम के लिए नहीं गया, तो शायद मेरे परिवार वालों को गर्व होता होगा, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी टोका नहीं। उनको पूरा भरोसा है कि हमारा बेटा कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा, गलत आदतें नहीं अपनाएगा, किसी तरह का नशा नहीं करेगा, तो उनको मुझ पर भरोसा है और कभी टोका नहीं जाता। कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा कभी आपको? कभी जमानत हो जाती है, ऐसा कोई बड़े केस नहीं होते, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन के केस होते हैं, 2-4 दिन 2-3 दिन ऐसे जाना पड़ता है, फिर जमानत हो जाती है। अंदर कैसा क्या माहौल रहता है, क्या जीवन रहता है अंदर? जेल को तो वैसे सुधार गृह के रूप से देखा जाता है, लेकिन वहां जब मैं जाता, अब कोई 2-4 महीने रहे या साल भर रहे तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन मुझे वहां का जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें दुख है, पीड़ा है, और वहां मेरा ऐसा मानना है कि कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। नर्क जीते जी, नर्क जिसे कहते हैं, वो जगह वो हो सकती है। लोग ये भी कहते हैं कि छात्र और पुलिस और प्रशासन में साठगांठ रहती है। आप आंदोलन करते हैं, पुलिस फिर आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाती है, फिर छोड़ देती है और जनता वहीं खड़ी रह जाती है। आप हीरो बन जाते हैं, पुलिस उनका काम करती है। तो क्या ये कुछ मिली भगत होती है जिसमें दोनों का फायदा हो? अगर ऐसी मिली भगत होती तो वहां फिर जो एफआईआर होती और उसके बाद जो कोर्ट में कभी कभी होती है एफआईआर, तो एफआईआर हर आंदोलन प्रदर्शन में एफआईआर होते। पुलिस को तो ऊपर से निर्देश दे दिए जाते हैं कि ये मुद्दे को दबाया जाए। मुद्दे को हटाने के लिए वो फिर वोटर कैनन चलाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, ताकि जो मेन मुद्दा है वो हट जाए और फिर जनता का ध्यान या लोगों का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसी कोई मिली भगत या साठगांठ नहीं होती। अगर ऐसी होती तो फिर पहले ही साठगांठ कर लेते कि तुम लाठी मत चलाना, वोटर कैनन भी मत चलाना। उसमें तो दर्द होता है, लाठी खाते हैं जब लोग, तो उसमें तो दर्द होता है। तो ऐसी कोई साठगांठ नहीं होती, ये सब गलत फहमी है। और किसी दूसरे की भी होती हो तो मुझे तो नहीं पता, जो ऐसा बोलते हैं उनकी होती होगी, लेकिन हमारी तो नहीं होती। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र क्या है, पहले तो उसको समझना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है कि सब लोग आपस में प्यार, प्रेम, मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे, शांति हो, किसी भी तरह का अपराध ना हो, किसी गरीब या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय ना हो। इसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र को आत्मसात अगर कोई करता है तो वो इसे मानता है। राम राज्य क्या है? जिसमें सुख, शांति, समृद्धि हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो, इसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं और ऐसा होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे एक आप जो बता रहे हैं उससे विपरीत छवि का हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है। कई लोग जो खुद कभी मंदिर नहीं जाते, जो खुद कभी भगवान की पूजा नहीं करते, वो खाली अपनी छवि चमकाने के लिए या अपने आप को हीरो बनाने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम उन चीजों को जो सही हो उसके लिए तो बोलना चाहिए और जो गलत हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। आरएसएस और एबीवीपी को लेकर आपकी क्या राय है? मैं अभी तक मैंने उनको इतना समझा नहीं है, ना उनके बारे में इतना पढ़ा है, ना जाना है, तो मेरे अभी तक कोई राय नहीं। तो आप ने बीए किया पॉलिटिकल साइंस में और आप आरएसएस जो सबसे बड़ी शाखा है उसको ही नहीं जानते? इतनी ध्यान से या इतने उसको अंदर तक मैंने उसको आत्मसात नहीं किया, ना कभी पढ़ा है, लेकिन उनका ये जरूर देखा है कि पथ संचलन निकलता है, शाखा लगती है या उसमें लोग गणवेश पहन के जानते हैं, ये इतना मुझे पता है। और वो सब कह सकते हैं बीजेपी और सबकी एक पूरी प्रणाली, सबके अलग अलग विंग्स है, ये इतना मुझे पता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो आज तक नहीं पढ़ाया वो उसको। नहीं, पर रुचि रहती है। आप साइकोलॉजी में सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पेशेंट तो रहता नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में कई चीज़ें पढ़ाते हैं, पर आप देखते हैं हमारे देश में क्या रिलेवेंट है, उस चीज़ पे आप स्टडी करते हैं। ये जरूर होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत उसमें ऐसा कोई इतना ध्यान नहीं रहा। छात्र नेताओं का सोशल मीडिया पर इतना मजाक क्यों उड़ता है? छात्र
राजनीति का ही नहीं उड़ता, बड़े बड़े नेताओं का भी मजाक उड़ता है, कई नेताओं का उड़ता है और कई सारी चीजों का उड़ता है। लेकिन अभी ट्रेंड में ये चल रहा है, छात्र नेताओं का इसलिए चल रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे रहते हैं जो अपनी छवि चमकाने के लिए या बिना कुछ संघर्ष करे अपने आप को चमकाना चाहते हैं। तो उसमें छात्र नेताओं का मजाक व्यूज के लिए उड़ता है। जो कॉमेडियन वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो फिर वो रील्स बनती है छात्र नेताओं का मजाक उड़ाते हुए, फिर वो लाखों व्यू आते हैं, फिर वो वायरल होते हैं, फिर वो आपस में शेयर्स होते हैं। तो इसलिए अगर किसी छात्र नेता की वजह से किसी कॉमेडियन का फायदा हो रहा हो तो ये तो अच्छी बात है। और जनता कनेक्ट कर पा रही है उनके विचारों से, तभी इतने व्यूज या इतने शेयर हो पा रहे हैं उनके। कनेक्ट कर पा रही है तभी तो हो रहे। लेकिन अभी हर कॉलेज में छात्र राजनीति में हमारे प्रदेश में चुनाव नहीं होते। चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप सब चीजें सही होने लग जाएगी। बिना चुनाव के हर कॉलेज में स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाने लगे। हर कॉलेज में कोई ना कोई लड़का आगे आकर बात करने लगा है, तो वो ज्यादा, अब हमारे यहाँ कॉलेज ज्यादा है तो सामान्य बात है कि स्टूडेंट्स भी ज्यादा होंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लड़के आगे आएंगे और बात उठाएंगे। तो कई आदतें होती है जो आजकल फीड में वही आते हैं, बहुत सारे कई सारे छात्र नेता आते हैं, तो फिर उनसे वो जनता कनेक्ट करती है। फिर जनता उनका जब ट्रोल होते हैं तो फिर वो कनेक्ट करते हैं, उससे वो वायरल होते हैं और व्यूज आते हैं। आप कहते हैं कि मैं टेबल बजा के बात नहीं करता और बहुत विनम्रता से बात करता हूँ, तो टेबल बजाने वाले छात्र नेताओं से आपको क्या आपत्ति है? मेरा किसी से कोई आपत्ति नहीं। मैं मेरी बात कहता हूँ कि मैं सर विनम्रता से बात कर रहा हूँ तो आप काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर कोई, मैं टेबल बजा के बात करूंगा तो आप एक बार में काम कर दोगे, तो इससे अच्छा है कि आप विनम्रता से ही करते हो। मेरा ऐसी वो बात थी कहने की, आप उसको अलग मोड़ पे ले जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब था कि सर मैं विनम्रता से कह रहा हूं तो आप मेरी बात को मान लो। टेबल बजा के बोलूंगा या कुछ ऐसा करूंगा या चिल्ला कर बात करूंगा तो आप एक बार में मान लोगे। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब था। तो आप मानते हैं कि टेबल बजाने से काम जल्दी हो जाता है? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो वो गुरु रहते हैं, उनसे विनम्रता से ही बात करना चाहिए। एक तो मुद्दे पर बात करना चाहिए और एक सही तरीके से बात करना चाहिए। लेकिन कई बार उनकी गलती होते हुए भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो फिर अलग तरीके से बात करने। अब किसी के ऊपर आप चिल्लाओगे वो गलत है तो उसको तो वो काम करना पड़ेगा। लेकिन वही काम अगर वो उस पोस्ट पे पढ़ लिख कर उस पोस्ट पर आए, उसकी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर हमारा तो दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें, और करना भी चाहिए, हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। तो वो मैं करता हूं। तो मैंने उनसे ऐसे कहा था कि सर मैं विनम्रता से बात कर रहा हूं तो आप इसका समाधान कर दो, वरना मैं टेबल बजाऊंगा। तो फिर वही मेरी बात थी, कहने का मतलब यही था। आपकी मुलाकात कभी रवि चौधरी जी से हुई है? मेरे बड़े भाई है, हम एक गांव में रहते हैं। जी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल अच्छा। वो जब कॉलेज में छात्र राजनीति करते थे तब मैं स्कूल में था, मतलब मेरे से 5-6 साल बड़े हैं। तो अच्छा काम करते हैं, काफी प्रसिद्ध है प्रदेश में और देश में, और मेरी शुभकामनाएं उनको। मुलाकात होती है उनसे? रोज बात होती है और रोज मुलाकात होती तो मजाक में ये टेबल बजाने वाली बात उन्हीं के लिए तो नहीं की थी आपने? नहीं। मान लिया कि बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार है, पर युवा खुद के स्तर पर भी तो कुछ कर सकता है। वो भी तो खुद की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। करते हैं, लेकिन जहां वैकेंसियां निकालनी चाहिए सरकार को युवाओं के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं निकालती? सरकार जब चुनाव आते हैं तब अलग अलग वादे करती हैं युवाओं से कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये वादे पूरे करेंगे, ये नौकरियां देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो उसके बाद देने चाहिए ना हर साल। क्यों युवा बेरोजगार है? क्यों आंदोलन प्रदर्शन करते हैं? क्यों युवाओं को ठेले लगाने पड़ रहे हैं? क्यों गुमटियां लगानी पड़ रही है? रोजगार दो। बेरोजगारी की वजह से युवा बिगड़ता है, गलत आदतें आत्मसात करता है, नशा करता है। तो ये चीजें अगर रोजगार मिलने लगेगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वो सही चीजों में जाएगा ना। वो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, फिर वो गलत कदम उठाता है। तो रोजगार अगर सरकार देगी तो ये कदम सही होगा और सुधरेगा, हालात सुधरेंगे।
छात्र सेवा तो आप करते हैं, पर रोजगार के लिए आप क्या करते हैं? अभी तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे माता पिता पर डिपेंड हूँ, और जहाँ संसाधनों की और इनकी जरूरत रहती है वहाँ दोस्त और भाई है मेरे। जैसे आप मेरे बड़े भाई हो, ऐसे कई सारे मेरे दोस्त और बड़े भाई हैं जो मेरी समय समय पर मदद करते रहते हैं। अगर कल आपको स्टूडेंट रिजेक्ट कर दे या आपकी धारणा से वो विपरीत आपको एक्सेप्ट ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि कभी कोई मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा कि स्टूडेंट्स मुझे रिजेक्ट कर दे। मैं कभी मेरे व्यक्तिगत फायदे के लिए तो वहां नहीं जाता हूं उनकी मदद करने के लिए। उनसे पहले बात होती है कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, आप आओ, तो फिर मैं वो बात समझता हूँ, मैटर समझता हूँ, उसके बाद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। फिर उनसे पूछता हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं, या आप अपने, फिर वो बोलते हैं कि आप भैया इसमें इन्वॉल्व हो और हमारी मदद करो। फिर उनके साथ रहकर जो निराकरण हो सकता है या जो सॉल्यूशन हो सकता है वो करवाने का प्रयास करता हूँ। अगर ऐसा कोई गलत काम या मैं उनको आगे लेकर उनका फायदा उठाऊं या उनको बीच में रखकर मैं खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकूं, तो ऐसा कुछ करूंगा तो वो मुझे रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं उनके लिए जाऊंगा, उनके हित में जाऊंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। भविष्य में सोचा है कभी चुनाव लड़ने का? ऐसा कभी मन में विचार नहीं आया अभी। मौका मिला तो लड़ेंगे? जरूर। चुनाव लड़ने का मतलब है कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। चुनाव लड़ने के बाद जब इंसान पोस्ट पर आता है तो उसको ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, ज्यादा संसाधन और पावर के साथ उनकी मदद कर सकता है, तो इसलिए मौका मिला तो जरूर। आपके पास इतने छात्रों की डिमांड आती है, तो कोई ऐसी अजीब डिमांड, बेतुकी की डिमांड कि आपको लगा कि क्या है ये? ये ऑन कैमरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज बता देता हूँ। कई फोन करते हैं कि भैया आपकी तो उस कॉलेज में बातचीत है, तो आप वो उनसे बात करके मुझे पास करा दो ना, या फिर मेरी पूरी फीस माफ करा दो बेवजह। तो ऐसी कई सारी डिमांड आती है कि भैया मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं है, तो आप उनसे बात करके मेरा फॉर्म अप्रूव करवा दो। अटेंडेंस के बाद दूसरी चीजों की, भैया मेरे सिर्फ 2 नंबर से कम रह गया है, तो आप यूनिवर्सिटी में बात करके पास करवा दो। ऐसी कई सारे आशा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं साफ और सीधे मना कर देता हूं कि ये ऐसी कोई भी मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, 2 नंबर बढ़वा सकते हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी प्रयास किया ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा कोई बढ़ाता भी होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपको आंदोलन ना करना के लिए और ये आंदोलन समाप्त करने के लिए पैसे ऑफर किए गए हो? ऐसा उनके किसी के अंदर एक ईमानदार इंसान के प्रति ऐसी धारणा नहीं आ सकती, तो आज तक तो मेरे लिए किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं आने चाहिए। अगर ऐसी धारणा आती है तो फिर मुझे खुद को बुरा लगेगा कि मेरे प्रति किसी के अंदर ऐसी धारणा आई। उन सभी को लगता है कि ये ईमानदार है, ये नहीं लेगा, जिससे अच्छा इससे पूछो ही मत, तो आज तक ऐसी कोई धारणा नहीं आई। अभी तक आपको किसी ने अप्रोच ही नहीं किया इसके लिए? नहीं। ये एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको एक का चुनाव करना है। छात्र या पार्टी किसे चुनेंगे? छात्रों के हित को। अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? मध्य प्रदेश। इनमें से दोनों में से आपको अगर चुनाव करना रही तो डिप्लोमेटिक हो गया। तो मध्य प्रदेश, मेरे स्टेट का बोलूंगा मैं पहले। तो आउट ऑफ ऑप्शन आ गया ना। ये तो 2 पर्सनैलिटी है, स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं। दोनों पर्सनालिटी में आप किसे चुनेंगे? दोनों की अलग अलग अपने चीजें हैं, जो आदतें हैं, जो अच्छी भी है और बुरी भी है। दोनों की अच्छी आदत है। अमन पटवारी या रवि चौधरी? तो आप लड़ाना चाहते हो? नहीं, आपके मित्र हैं, वो समझेंगे। अगर आप मेरे बड़े भाई हैं। तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? मैं तो मेरे खुद के लिए तो चुना हुआ ही हूं, उनको चुनूंगा। नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। हिंदू राष्ट्र या सभी का राष्ट्र? सबका। सबका राष्ट्र। जयवर्धन सिंह जी या जीतू पटवारी जी अगले सीएम के रूप में? ये मैं डिसाइड थोड़ी करूंगा, लेकिन जीतू पटवारी जी। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए।
मैं एक इंदौर के पास में बिजलपुर, जिसको सभी जानते हैं, बिजलपुर में रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान है और एक मैं बहुत ही सामान्य और मिडिल क्लास परिवार से हूँ। और हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारा बहुत ही सामान्य और जो साधारण रहता है वो हमारा रहन सहन और परिवार है। यही मेरा बैकग्राउंड है। क्या आप मैरिड हैं? आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। आपने बताया कि जैसे एक धारणा बनी रहती है कि खाती समाज से हैं तो बहुत संपन्न होंगे, ये होंगे, तो वाकई में आपके पास कितने बीघा जमीन है? हमारे पास लगभग, मैं तो इतना खेत पर नहीं जाता, लेकिन 1.5 या 2 बीघा होगी। एक वाकया है कि कॉलेज जाने के बाद लिए आपके पास साधन तक नहीं थे। अभी भी नहीं है। मैं मेरे बड़े भाई की गाड़ी से घूमता हूँ। और कॉलेज जाने के लिए मेरे दोस्त, जब मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में, तो हम 6 लोगों का एक साथ में, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, 6 लोगों का एक साथ एक कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो हम एक बाइक थे, उसमें ऐसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज बता देता हूँ, वो 2-3 साल हो गए उस बात को। एक बाइक पर 3 लोग जाते थे, फिर 2 ट्रिप में जाते, 6 लोग 2 बार में जाते थे, 2 ट्रिप में। एक बार 3 लोग जाके आ गए, फिर वापस से वो लेने आता था, फिर 2 को छोड़ के फिर आता था, फिर 1 को वापस लेने आता। 3 बार में हम 6 लोग कॉलेज जाते थे। तो आप इससे अच्छा तो आप आई बस का इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे गांव से आई बस नहीं जाती, मेरे गांव से आगे चौराया है, वहां से आई बस जाती है। उसके अगले चौराहे पे मेरा कॉलेज है, तो हम फिर बाइक का ही उपयोग करते थे, क्योंकि आई बस के लिए आए, फिर उसके अगले चौराहे के बाद तो कॉलेज ही है, तो फिर इतना हमने बाइक का ही इस्तेमाल किया। लेकिन वो 2-3 महीने ही किया, उससे ज्यादा नहीं किया। फिर हम दूसरे संसाधनों से जाने लग गए। छात्र राजनीति में आने का मोटिवेशन या इसमें रुचि कैसे जगी आपकी? अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं जितने दिन से ये एक्टिविटियां करता हूँ, मैंने आज तक अपने नाम के आगे छात्र नहीं, नेता नहीं लिखा, और नहीं अपने आप को कभी छात्र नेता बोला। ये आप लोग मुझे परिभाषित करते हो, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ। 12th से जब से कुछ न कुछ समस्याएं जो आती रहती है, उनके समाधान करने के प्रयास करता हूं, तो उसको एक दर्जा दे देते हैं, तो वो छात्र नेता का दर्जा हो गया। छात्र नेता कब होते हैं? जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो, फिर चुनाव के बाद स्टूडेंट्स वोट डाले, फिर वो वोट से चुने, उसके बाद वो नेता कहलाता है। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ छात्रों को नेता बनने दिया ही नहीं जा रहा है, मध्य प्रदेश में रोका जा रहा है, चुनाव रोके जा रहे हैं। तो अभी तो हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट कह सकते हैं, या छात्रों की मदद करने के प्रयास करने वाला कह सकते हैं, लेकिन छात्र नेता नहीं कह सकते। तो आप उनका नेतृत्व करते हैं, सब छात्रों की आवाज बनते हैं आप, तो इसको छात्र नेता या छात्र लीडर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? ये आपके शब्दों में इसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरे हिसाब से मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ और ना कहता हूँ। एक किस्सा था, जैसे कि आप स्कूल जाते थे, रास्ते में जीतू पटवारी जी का घर पड़ता था, तो उससे आपको मोटिवेशन मिला? मेरे स्कूल के और मेरे घर के बीच में उनका घर और ऑफिस है। वहाँ कई लोगों का जमावड़ा रहता था, कई नेता आते थे, कई लोग आते थे, तो मेरा ध्यान उस और अपने आप चला गया कि ये क्या हो रहा है। फिर वो मेरे स्कूल में मुख्य अतिथि बन के आए, तो फिर मेरा और ध्यान बढ़ने लगा। फिर मैं उन लोगों के बीच में जाने लगा, तो फिर ये ऐसी कई सारी चीजें सामने आई, तो वो फिर अपने आप आत्मसात होती गई। और उनको देख देख के, जब बच्चा जिन चीजों को देख देख कर बड़ा होता है, तो वो चीजें उसके अंदर आ जाती है, तो मेरे अंदर धीरे धीरे आने लग गई। तो वजह क्या थी जो ऑफिस के बाहर भीड़ लगी रहती थी, चकाचौंध, क्या क्या वजह थी कि आपने ये चुना? मेरा स्कूल के जस्ट पहले उनका ऑफिस है, तो वहाँ स्कूल आते जाते समय मैं देखता था कि वो राजनीतिक कई लोग, जरूरतमंद लोग जिनकी मदद नेताओं को करनी चाहिए, वो लोग उनके पास आते थे। कई गरीब लोग आते थे, कई जरूरतमंद आते थे, बहुत सारे युवा आते थे। तो अपने आप ध्यान उस ओर जाते गया, क्योंकि मुझे फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर उन चीजों में मैंने सोचा कि अपने को भी इसमें कुछ न कुछ करना चाहिए, अपने को भी कोशिश करनी चाहिए। वो हमने करने की कोशिश करी और जो चल रही है। तो पॉलिटिक्स में आपके आइडल कौन है?
जीतू पटवारी जी जो सबसे पहले, क्योंकि एक वो भी एक ऐसे परिवेश से आते, एकदम ग्रामीण परिवेश से, जहाँ खेत, उनके पिताजी किसान थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आकर आज विधायक बनना, मंत्री बनना, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये सब साधारण बात नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर इस क्षेत्र से जाकर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर जाते हो तो उनसे पहले तो उन्हें ही मानता हूं, फिर कई सारे नेता है जिनके अच्छी अच्छी आदतें सीखता हूं और सीखनी भी चाहिए। स्कूल और कॉलेज में देखा जाता है कि अक्सर लड़ाइयाँ होती है, तो आपका कोई ऐसा किस्सा? स्कूल कॉलेज में, कॉलेज जब मैं शुरू में जाने लगा तो मेरा इंटरेस्ट एनएसयूआई में था। एनएसयूआई को मैं अपना संगठन शुरू से मानने लगा और मानता हूं, तो उसमें जाने लगा तो एबीवीपी के लोग जो उनके अंदर रहती है एक श्रेणी कि ये एनएसयूआई का है, हम इससे लड़ाई करेंगे, ये चीजें शुरू से आने लगी। तो ये बस इसी में तकरार होती थी, एनएसयूआई, एबीवीपी, और उसमें सब युवा रहते हैं, उधर भी रहते हैं, हमारे साइड भी रहते हैं, तो युवाओं में जोश जो रहता है वो फिर वहां दिखता है, फिर बातें आती है, फिर बातों में विषय बनता है, फिर उस विषय पर लड़ाई होती है और फिर ऐसे झगड़े होते रहते हैं, फिर उसमें प्रकरण होते हैं, फिर जमानत करवानी पड़ती है, कहीं लंबा वो चलता है, लेकिन फिर वापस से आपस में समझौता होके दोस्ती हो जाती है। व्यक्तिगत मेरा कभी किसी से विवाद नहीं। तो झगड़े में क्या लाठियां चली, हॉकी चली, क्या कहाँ तक झगड़ा हुआ? ऐसे मारपीट वाले झगड़े तो कभी नहीं हुए, और हुए भी हो तो ऐसे उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे लोग और मोटिवेट ना हो झगड़ों के लिए। जैसे आपके चैनल को कई लोग देखते हैं, फिर वो देखेंगे, फिर वो उससे गलत शिक्षा पहुंचे, वो चीज हम नहीं पहुंचे, मेरे द्वारा नहीं पहुंचे, वो मैं चाहूंगा। और हर लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, लाभ होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो उन्हें पता चलेगा उससे भी कि क्या हुआ। लड़ाई करना गलत है, लेकिन जब अपने हित की बात आए, या अपने लिए लड़ने की बात आई, या अपने वाले के लिए लड़ने की बात आए, तो फिर लड़नी चाहे, फिर सामने चाहे जो हो, फिर आगे चाहे जो हो, चाहे केस लगे। अपने वाले किसी भाई के ऊपर या अपने किसी साथी के ऊपर कोई बिना वजह आके उससे झगड़ा करे या उससे मारे या उससे परेशान करे, तो फिर उसके जवाब में तो फिर वही जिस भाषा में वो बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, और वो हम करते हैं। इंदौर में छात्र पढ़ने आते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय करने आते हैं? इंदौर की हवा ऐसी है कि इंदौर के लोग इंदौर का लुत्फ कम उठाते और बाहर के युवा आकर इसका ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। हमारे इंदौर में एजुकेशन हब कहते हैं, पूरे प्रदेश के, यहाँ तक कि देश के अलग अलग जिलों के लोग, स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं अलग अलग कॉलेजों में। फिर वो यहाँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नशे की ओर बढ़ते हैं, शराब पीते हैं, फिर अलग अलग तरह का नशा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इंदौर की हवा फिर उससे खराब होती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आपके माता पिता ने आपको इंदौर में पढ़ने के लिए अपने खून पसीने की मेहनत से दिन रात मेहनत कर कर आपको इंदौर जैसे अच्छे और बड़े शहर में आपको पढ़ने के लिए भेजा है। वहां आकर आप किसी भी तरह का नशा ना करें, अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दें, और दूसरी तरीके से भी एंजॉय हो सकता है। नशा ही एंजॉय करने का एक साधन नहीं है। आज छात्रों की सबसे बड़ी समस्या आपकी नजर में क्या है? अभी मध्य प्रदेश में तो छात्रों को समस्या ही ज्यादा है। हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटियों में 3 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट होता है। ऐसे हमारी प्रणाली बन चुकी है, मतलब आदतें बन चुकी है। एग्जाम्स देरी से होती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं, फिर एक स्टूडेंट्स जिसने डिग्री पूरी कर ली उसके बाद भी उसको किसी भी तरह की रोजगार नहीं मिलता, किसी भी तरह की जॉब नहीं मिलती। तो ये एजुकेशन में हम पीछे, और ऊपर से एजुकेशन की फीस इतनी, प्राइवेट कॉलेजों में 1-1 लाख रुपए से ऊपर फीस, लेकिन जब उनको सैलरी, वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनको 10-15 हजार की भी नौकरी मुश्किल से भी नहीं मिलती। तो ऐसी तो हमारी एजुकेशन की हालत है। कभी बच्चों को एग्जाम फीस के नाम पर उनको एटी देकर फीस वसूलते हैं, फिर कभी उनको
फेल होते हैं तब सेम नंबर, फिर 80 केटी में भी सेम नंबर। मतलब कॉपी चेकिंग भी ऐसे होती है, मतलब बिना किसी पारदर्शिता के वो बेझिझक धड़ाधड़ नंबर उसमें देते रहते हैं, अपने मन से मन चाहे नंबर देते हैं। तो एजुकेशन प्रणाली मतलब अभी कई सारे सुधार करने की आवश्यकता है। पर सरकार एक ऑप्शन भी देती है जैसे रीचैलेंजिंग या रीचेकिंग का भी। वो सिर्फ कहने के लिए ऑप्शन है। वहां बच्चों को अगर आप ग्राउंड पर जाकर उनसे पूछोगे कि आपको इसमें कुछ फायदा हुआ, तो रीचेकिंग में सेम नंबर दे दिए जाते, सेम टू सेम। बच्चा जब एग्जाम देता है उसके किसी कारण से कम नंबर आए तो फिर वो रीचेकिंग का करता है, तो फिर रीचेकिंग में भी सेम। जब वो बच्चे को पता है कि मैं टॉपर हूं, मैं पूरा लिख कर आया हूं, फिर भी मुझे फेल कर दिया, और एक दूसरा बच्चा है जिसको पता है कि मैं लिख के नहीं आया हूं, फिर भी वो पास हो गया, मतलब चेकिंग के नाम पर धांधलियां होती है। और कॉपी हाथ में ही दे देते हैं। जब रीचैलेंजिंग का अगर फॉर्म भरते हैं तो कॉपी आपको बाकायदा आपके हाथ में दी जाती है। फिर उसकी प्रोसेस होती है, पैसे लगते हैं उसमें। फिर एक बच्चा पहले तो एग्जाम फॉर्म के लिए फीस भरता है, फिर एटी के लिए भरता है, फिर रीचेकिंग के लिए जो फॉर्म सबमिट होता है उसके लिए फॉर्म भरता है। फिर वो फॉर्म भरने की प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद उसके हाथ में कॉपी आती है, फिर वो बताता है कि सर यहाँ दिक्कत है, तो उसके नंबर ऊपर नीचे किए जाते हैं। अगर उनका मन होगा तो, नहीं हुआ तो फिर नहीं होते। तो ये हमारे बच्चे यहाँ के पीड़ित है इस प्रोसेस से। अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म करते हो तो वो निशुल्क करो, एटी करवाते हो तो कम पैसे में करो। कॉलेज की फीस बच्चा भर रहा है तो अलग से एग्जाम फीस लेने की क्या आवश्यकता है? कम लो ना, 2-3 हजार रुपए एग्जाम फॉर्म में सबमिट होते हैं और फीस अलग, तो फिर फीस में ही उसे इन्वॉल्व करो ना। एग्जाम फीस अलग से क्यों ली जाती है? बच्चों को एक साथ एक तरह से पैसे लेकर उसको खत्म करो, फिर उसमें एग्जाम फीस लेते हैं, फिर एटी की फीस लेते हैं, फिर रिवॉल्यूशन की फीस लेते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों की आर्थिक स्थिति पर डाका डालते हैं। पीजी और जो हॉस्टल में जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या आपने क्या देखी है? उनकी हॉस्टल्स में सुविधाओं का अभाव है। कभी खाने में दिक्कत रहती है, कभी वहां की जो मेंटेनेंस की समस्या रहती है उनमें दिक्कत रहती है। प्राइवेट हॉस्टल्स तो एक अलग ही अपनी जगह, सरकारी हॉस्टल में कई सारी दिक्कत आती है, खाने की क्वालिटी में दिक्कत आती है, फिर वहां की व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है। अब कोई बच्चा 900 किलोमीटर दूर से आया है, वो इंदौर में किसी को नहीं जानता, लेकिन वो जब वहां अपने आसपास देखता है तो फिर प्राइवेट हॉस्टल वो लेने जाए तो उसकी फीस काफी ज्यादा है, उसके माता पिता उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर सरकारी का वो लेता है। लेकिन वो जो सुविधाएं एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए हॉस्टल्स की, वो नहीं मिलती। एक क्लास होता है कि प्रिंसिपल का जो केबिन रहता है, ऑफिस रहता है, वो 5 स्टार की तरह रहता है, लेकिन बच्चों को जो सुविधा मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी रहनी चाहिए, जिस वजह से हमारे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन जो मिलना चाहिए सुविधाओं से, तो बच्चा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे या उसकी सुविधाओं के अभाव में ही पढ़ा रहे। तो ये 2 चीजें हैं, सुधार करना चाहिए। कुछ कदम उठाए आपने इसमें पीजी या हॉस्टल के खिलाफ कोई? हॉस्टल के इसमें व्यक्तिगत में जाके रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि इनको सुविधा दी जाए, या ऐसे बड़ा मुद्दा लेकर कभी इसका ऐसा मौका नहीं मिला या किया नहीं ऐसा। स्टूडेंट को कौन सा झूठ है जो सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है? स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेजों में तो उनको एडमिशन के नाम पर 100% गारंटी दी जाती है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट होते होते वो गारंटी भी पता नहीं दिखती नहीं, और बच्चे को जो जॉब के लिए अप्लाई करना रहता है वो सुविधा भी नहीं दिखती। मतलब सबसे बड़ा झूठ प्लेसमेंट्स का झूठ होता है जो बच्चों को दिखाया जाता है। सुसाइड रेट भी काफी बढ़ रहा है, तो ऐसी क्या वजह है कि सुसाइड रेट विद्यार्थियों में, बच्चों में इतना बढ़ रहा है? बच्चे कोई आर्थिक रूप से परेशान रहता है, किसी की व्यक्तिगत समस्याएं रहती है, और किसी का पढ़ाई की टेंशन या उसके माता पिता का बर्डन रहता है कि ऐसा नहीं किया या इतने अंक नहीं लाए तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो कुछ इस टेंशन में ले लेते हैं। कोई प्रेम प्रसंग में सुसाइड कर लेता है, या फिर किसी की व्यक्तिगत वजह रहती है
जो प्रताड़ित हो जाती है, वो मेंटली डिप्रेशन में आकर कोई सुसाइड कर ले, तो सबके अपनी अपनी अलग अलग वजह रहती है। तो ऐसे जो डिप्रेशन में जो बच्चे हैं अभी वर्तमान स्थिति में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि इस जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कि अगर कम अंक आए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा या आपको कोई मार देगा। जीवन में अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है। तो किसी भी तरह का गलत कदम उठाने की कोशिश ना करें। अपने माता पिता से बात करें, अपने शिक्षक से बात करें, अपने टीचर से बात करें और अपने दोस्तों से बात करें। हर चीज का समाधान है, सिर्फ ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, इसलिए गलत कदम ना उठाएं। प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप दोनों जगह जाते हैं, ज्यादा अन्याय कहाँ होता है? ज्यादा अन्याय गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर से फंड आता है बच्चों की सुविधा के लिए, जो लाखों रुपए की किताबें मुफ्त गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको फुल टाइम पढ़ाने की जिम्मेदारी मिलती है, लेक्चर्स अटेंड करने के। कई सारे प्राइवेट कॉलेजों में तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 75% अटेंडेंस हर गवर्नमेंट कॉलेज में कंपलसरी की जाए, ताकि बच्चे अगर रेगुलर आकर पढ़ेंगे तो उनकी एग्जाम्स वगैरह सब आसानी से क्लियर होगी। और जो सैलरी गवर्नमेंट प्रोफेसर और टीचर्स को देती है, उसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश और देश के स्टूडेंट्स को मिलेगा। आपको द अफजल इकबाल शो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी हुआ। बहुत अच्छी चीजें सीखा हूं और आगे इनमें डेवलप करने की कोशिश करूंगा और आदत है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।